ठीक है, टॉपिक हमारा इस वक्त जो यहाँ चल रहा है वो है प्लूरल इफ्यूजन। बता चुका मैं आपको कि प्लूरल इफ्यूजन के लिए आपको सबसे पहले पता लगाना होगा, ये अंडरस्टैंड करना होगा कि प्लूरा है क्या। बताया मैंने आपको, ये थिन सीरस मेम्ब्रेन है अराउंड द लंग्स, एक वो लेयर जो लंग्स के अराउंड है बिल्कुल एडहेरेंट, और एक वो लेयर जो रिफ्लेक्ट अपॉन इटसेल्फ, और ये दूसरा लेयर बन जाएगा जो अब थोड़े से केज के अंदर अंदर होगा। ये पैराइटल अब बना रहा हूं मैं, विसरल पहले मैंने बनाया, और इस दौरान इसके अंदर कैविटी क्रिएट हो गई, और इस कैविटी का नाम है प्लूरल स्पेस। तो प्लूरल स्पेस के अंदर भरा हुआ है हमारा फ्लूइड। नॉर्मली दोनों प्लूरल स्पेस में मैंने बताया 10 ml से कम फ्लूइड होता है, लेकिन अगर ये फ्लूइड एक्सेसिव हो जाए यहाँ पर तो फिर हम इसका नाम डाल देंगे प्लूरल इफ्यूजन। वजह कुछ भी हो, उसकी ज़ाहिर कोई वजह होती है, और वजह हमें डायग्नोस करनी होती है, और इस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट भी देनी होती है। तो ये इसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे। अब इस प्लूरल इफ्यूजन को थोड़ा सा और देखें आगे। अब देखें कि ये प्लूरल इफ्यूजन सिर्फ ये नहीं कि फ्लूइड है, फ्लूइड के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फ्लूइड हो तो फिर हम इसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, या उसका दूसरा नाम हाइड्रोथोरेक्स भी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो किस किस्म का फ्लूइड है। फ्लूइड डिपेंड करेगा, क्योंकि हम फ्लूइड रिकवर करके यहाँ से इसको प्लूरल टैप करके, जिसको हम थोरेसेंटेसिस कहते हैं, मैं बताता हूँ थोरेसेंटेसिस हम किस तरीके से करें, ये वार्ड के अंदर ही करते हैं। और ये थोरेसेंटेसिस के बाद हमें फिर वो लेबोरेटरी भेजना पड़ता है, और लेबोरेटरी को भेजने के बाद वो लेबोरेटरी वाले हमें उसकी एनालिसिस बताते हैं, और जब एनालाइज करके बताएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये फ्लूइड ट्रांसुडेट है कि एक्सुडेट है। और ट्रांसुडेट और एक्सुडेट के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको अभी बताया, और थोड़ा और मैं एलॉबरेट कर दूंगा इसको। अब देखिए, फ्लूइड बेस्ड ऑन द प्रोटीन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन कंसंट्रेशन मैंने बताया आगे, अगर प्रोटीन कंसंट्रेशन इसकी लेस देन 25 ग्राम्स पर लीटर की कंसंट्रेशन में है, अगर लेस देन 25 ग्राम्स की कंसंट्रेशन में अगर आपको मिलता है, लेस देन 25 ग्राम्स पर लीटर, लीटर नहीं लेंगे हम लोग, हम लेंगे ज्यादा है 10 ml, लेकिन उस कंसंट्रेशन में अगर हमें प्रोटीन मिलती है लेस देन 25, तो ये ट्रांसुडेट होगा, उसकी वजह कुछ और होगी। और अगर एक्सुडेट होगा तो उसकी वजह कुछ और होगी। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि दरअसल इस प्लूरल इफ्यूजन का काज क्या है। तो इसका मकसद है कि प्रोटीन हम यहाँ पे देखें कि एक लेस देन 3 ग्राम से है और एक मोर देन 3 ग्राम से, तो इसके बेस पर हम एक्सुडेट और ट्रांसुडेट का अंदाजा लगा लेते हैं। तो एक का फ्लूइड जो होगा जाहिर है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, थिक होगा वो, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन होगी 1.016 और उसकी लेस देन। अब जाहिर है इसकी वजह, एक्सुडेट की वजह मेनली इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द प्लूरल कैपिलरीज, और इंक्रीज परमेबिलिटी की मेन वजह होती है इन्फ्लेमेशन, और उसकी मेन वजह होती है इन्फेक्शन। इसलिए उस फ्लूइड के अंदर डब्ल्यूबीसीज भी बहुत ज्यादा होती है, और कुछ अमाउंट में आरबीसी भी मिलता है, जबकि ट्रांसलूटेड में इस किस्म की चीजें नहीं होती। आरबीसी बहुत ही कम, नॉर्मल तकरीबन, और डब्ल्यूबीसी भी इवन न होने के बराबर, बहुत ही कम। तो ये ट्रांसलूटेड एक्सुडेट, इसलिए फ्लूइड एनालिसिस कराना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट के हम काज तक पहुंच सके, काज तक पहुंचेंगे तो ट्रीटमेंट हम कर सकेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट का अंदाजा लगाना भी आपके बस में है, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको रिकवर कर रहे हैं, थोरोसेंटेसिस करके आप उसको रिकवर कर रहे हैं। तो रिकवर करना फ्लूइड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर आप देखें, फ्लूइड रिकवर किया, काज का पता लगाए। अब होता यह है कि आप देखें, मामला सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फ्लूइड है, फ्लूइड के अलावा ब्लड भी हो सकता है। अगर ब्लड हुआ तो उसको हम कहेंगे हीमोथोरेक्स। अगर उसके अंदर पस भर गया, अगर किसी वजह से इन्फेक्शन है उसकी वजह से पस भर गया, तो उसको हम कहते हैं एम्पाइमा। ये नाम है जो तब्दील हो रहे हैं। कभी आप देखेंगे जैसे हमारा एक टॉपिक होगा आगे चल के, एम्पाइमा में हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट। और फिर कभी ऐसे हो सकता है कि अंदर से अगर विसरल प्लूरल रप्चर हो जाए तो वो जो लंग वाला एयर है वो उस प्लूरल स्पेस में आ जाएगा, या बाहर से अगर इंजरी हो जाए थोड़े से केज की तो भी हो सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे न्यूमोथोरेक्स।
यानी एयर भर जाए तो। हमें पता है कि ये ट्रेकिया मौजूद है और ये लंग है यहाँ पर, और ये बीच में मीडियास्टिनम है, वहां से थोरेसिक डक्ट जिसमें लिम्फ मौजूद होती है, बिलो द डायफ्राम, पूरे बॉडी की लिम्फ, उसमें अगर रप्चर हो गया और लंग के अंदर आ गया, आपके प्लूरल स्पेस में आ गया हमारा, अगर लिम्फेटिक लिम्फ अगर आ गया वहां पर, तो उसको हम कहते हैं काइलोथोरेक्स। काइल जो है लिम्फ को कहते हैं। तो लिम्फ उसमें आ गया, तो ये अलग अलग नाम है। तो लिम्फेटिक फ्लूइड आ गया तो मैंने बताया उसको प्लूरल स्पेस में आ जाएगा। तो लिम्फेटिक फ्लूइड क्यों आएगा? क्योंकि ये थोरेसिक डक्ट उसमें मौजूद है। थोरेसिक डक्ट जो है वो अगर रप्चर हो गई तो उसका फ्लूइड जो है वो प्लूरल स्पेस में आ जाएगा। तो थोरेसिक डक्ट डिसरप्टेड उस वजह से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्यूमर वगैरह कोई होगा, कोई सर्जरी अगर थोरेक्स की है, वहां कोई उसकी रप्चर हो गई तो उसका लिम्फ जो है वहां से लीक होके अंदर लिम्फ, उसका प्लूरल स्पेस भी रप्चर हो जाए तो ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फिर अंदर फ्लूइड इंटर हो जाता है लिम्फ, तो इसको काइलोथोरेक्स कहते हैं। अब काजेस क्या है इसके? काज मैंने बताया ट्रांसुडेट अगर है तो उसकी मेन वजह होगी इंक्रीज वीनस प्रेशर। यानी आप खुद सोचें कि इंक्रीज वीनस प्रेशर का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सोचें आपका हार्ट है, हार्ट में 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट साइड पे आ रही हैं, कहां से? 2 लंग से। अगर 2 लंग से ये आ रही हैं, अगर आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर है, पंप नहीं कर रहा है, तो ब्लड रुकेगा आपके इन 4 वेन्स में। और ये चारों वेन्स जो है पल्मोनरी वेन्स आ कहां से ही रही हैं? ये आपके लंग से आ रही हैं। और लंग्स में ये जो वेन्स थी वो पहले क्या थी? वेन्यूल्स। उसके साथ क्या थी? कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज थी। और क्योंकि यहां पर ब्लड रुक रहा है तो कैपिलरीज डायलेट हो जाएंगी, तो वीनस प्रेशर बढ़ेगा और फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो फ्लूइड जब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो वहां पर प्लूरल स्पेस में फ्लूइड आ जाएगा, फिर हम इसको कहेंगे प्लूरल रिफ्यूजन। ये किस वजह से हुआ है? ये वीनस से प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ है। ये लेफ्ट हार्ट फेलियर में होता है। तो ये लेफ्ट हार्ट फेलियर में हो सकता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर ये सिलसिला हो सकता है। या दूसरा एक काज उसका होगा फ्लूइड ओवरलोड। आप इंट्रावेनस फ्लूइड ओवरलोड इतना कर रहे हैं जितनी जरूरत ही नहीं है, तो जाहिर है ब्लड अंदर, प्लाज्मा अंदर, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वीनस प्रेशर बढ़ेगा, और इससे भी एडिमा होगी। और इससे एडिमा तो होगी ही, साथ में प्लूरल स्पेस में भी फ्लूइड आ सकता है, क्योंकि हर जगह वीनस रिटर्न उसका, हर जगह उसका वीनस प्रेशर उसका बढ़ेगा। तो दिस कैन हैपन आल्सो। और इससे जो भी निकलेगा ना फ्लूइड, उसमें वेस्कुलर परमिबिलिटी, वेसल्स की परमिबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है ऐसे हालात में। इसमें फ्लूइड सिर्फ बाहर आता है बिकॉज ऑफ वीनस प्रेशर इंक्रीज। तो ये होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में या फ्लूइड ओवरलोड में। ये वीनस प्रेशर का बढ़ना है, लेकिन क्योंकि प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर 2 प्रेशर्स का आपस में मुकाबला होता है। एक वो जो वेन्स के, वो जो वेसल्स के वाल पे पड़े, ये है हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या वीनस प्रेशर या आर्टेरियल प्रेशर जो भी है। और एक है वो जो जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर। वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है जो पानी को बाहर नहीं जाने देता, लेकिन वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। लेकिन अगर प्लाज्मा प्रोटीन बन ही नहीं रही है, या फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन्स खा ही नहीं रहे हो बाहर से, माल न्यूट्रिशन है, अगर खा तो रहे हैं बहुत ज्यादा लेकिन उसमें प्रोटीन्स नहीं है, या तो आप सिरे से ही आपको खाना नहीं मिल रहा है, या अंडर न्यूट्रिशन है, अगर तो सिर्फ माल न्यूट्रिशन ही नहीं, अंडर न्यूट्रिशन भी, या खा रहे हैं एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब भी हो रहा है लेकिन वो जब अमीनो एसिड्स लिवर के अंदर जा रहे हैं, लिवर बना ही नहीं रहा है प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री तो लिवर है, यानी सिरोसिस ऑफ लिवर है, जिसकी मेन वजह है हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस। या चले वो बना भी रहा है लेकिन किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, उसके ग्लोमेरुलाई के अंदर, जिसकी वजह से लीक हो रही है बहुत ज्यादा प्रोटीन्स इनटू द यूरिन। इतना कुछ कि एक दिन के अंदर कोई 3.5 ग्राम से ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन आपके यूरिन में पास हो रहे हैं 24 आवर सैंपल। तो उसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन हालात में आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन की जो क्वांटिटी है या कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी प्लाज्मा प्रोटीन की। तो प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे हाइपोप्रोटीनीमिया। खासतौर पे एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। और साथ में कहाँ क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यूरिन में आ रहा है, तो यूरिन का आउटपुट देखोगे और उसका 24 आवर सैंपल कलेक्ट करोगे 3.5 ग्राम मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे एल्ब्यूमिन्यूरिया।
इसको मिला के हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इससे भी हो जाता है क्या, डिक्रीज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर आ जाएगा और फ्लूइड प्लूरल स्पेस में नहीं आएगा, हर जगह है ऐसे हालात में। तो ये ट्रांसुडेट के दो मेजर काजेज हैं। तो एक्सुडेट के क्या काजेज हैं? अब ट्रांसुडेट के मेन काजेज ये हैं कि इसमें कैपिलरी परमिबिलिटी का कोई मसला नहीं है, प्रेशर के प्रॉब्लम्स, या तो अंकोटिक प्रेशर का कम होना या वीनस प्रेशर या आर्टेरियल प्रेशर का बढ़ जाना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बढ़ जाना। ठीक है, लेकिन एक्सुडेट के अंदर जो मेन चीज होती है ना, वो होती है उसकी प्लाज्मा, उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज। दिस इज परमिबिलिटी। तो वो प्लाज्मा, वो उसकी परमिबिलिटी, कैपिलरी परमिबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो वो कैपिलरी परमिबिलिटी की वजह से होता है। और मेन चीज वो किस वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से। और इन्फ्लेमेशन किस वजह से? इन्फेक्शन या फिर मैलिग्नेंसी। उसके अंदर अब जो फ्लूइड आएगा ना, क्योंकि अब कैपिलरी के बीच में गैप्स ज्यादा हो गई है, परमिबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो अब तो प्रोटीन नहीं रुकेंगे, अब जो बाहर फ्लूइड आएगा वो एक्सुडेट होगा। और इन्फेक्शन की वजह से तो डब्ल्यूबीसी भी होंगे, उसमें आरबीसी भी हो सकते हैं। मैलिग्नेंसी में तो इतनी परमिबिलिटी की चेंज आ जाती है कि आरबीसी भी आ जाते हैं उसके अंदर। आरबीसी की वजह से जब आप फ्लूइड रिकवर करते हो तो वो रेडिश फ्लूइड होता है, हेमोरेजिक, यानी हीमोथोरेक्स होता है। और कभी भी कैविटी से अगर आप फ्लूइड रिकवर करें, जैसे पेरिटोनियल कैविटी से करते हैं या फिर प्लूरल से, और आपको हेमरेजिक नजर आए, तो अलार्मिंग साइन है, ये मोस्ट प्रोबेबली मैलिग्नेंसी होती है। मैलिग्नेंसी की वजह से मोस्ट प्रोबेबली, फिर आप कंफर्म करते हो आगे से, फिर बायोप्सीज वगैरह ये सारी चीजें। तो ये ट्रांसुडेट के बाद ये एक्सुडेट था। और एक्सुडेट में जाहिर है काजेस, मेन काजेस जो खास तौर पर एक्सुडेट में होते हैं वो इन्फेक्शन होती है, फिर या टीबी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर नमूनिया। नमूनिया के तो फिर बहुत ही काजेस है, नमूनिया भी हमारा टॉपिक होगा आगे, और ट्यूबरकुलोसिस भी। ठीक है, और मोस्ट कॉमन काजेस प्लूरल एफिजन के अभी बताया। अगर वो ट्रांसुडेट है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से। और अगर एक्सुडेट है, ट्रांसुडेट भी वहां होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी, मेल न्यूट्रिशन भी, अंडर न्यूट्रिशन भी, सिरोसिस लिवर भी, बहुत सारे काजेस हैं उसके जिसमें ट्रांसुडेट आता है। और एक्सुडेट में तो आपको पता है मेलिग्नेंसी होगी, और साथ में बैक्टीरियल नमूनिया वगैरह, टीबी वगैरह। और ट्रांसुडेट और एक्सुडेट दोनों में से कोई एक हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब सिम्टम्स आप देखें इसके क्या है, कैसे डायग्नोस होता है। अभी स्टार्ट में आप देखिए, प्लूरल एफिजन का जो पेशेंट होगा ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी लीजन है, आप देखें ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ये इतना होता नहीं है, ये थोड़ा सा भरा हुआ है, एक साइड पे दिखा रहा है कि कम भरा हुआ है फ्लूइड। स्मॉल एफ्यूजन्स अगर हैं तो दे विल गो अननोटिस्ड, पता ही नहीं चलेगा जब तक कोई डिजीज ना हो, उस डिजीज के सिम्टम्स फिर डोमिनेंट ना हो। लेकिन अगर लार्ज फ्यूजन है, ये इतनी बड़ी फ्यूजन है अगर, तो फिर यहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, यानी डिस्निया भी होगी आपको, इसलिए क्योंकि लंग को एक्सपेंड होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। और खासतौर पर जब आप लाइन डाउन करेंगे नीचे, जब आप लेट जाएंगे तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, तो डिस्निया इवन एग्रीवेट भी होगी। तो लाइन डाउन से वर्स भी होगी, व्हेन इट विल बी एग्रीवेटिंग। एग्रीवेटिंग इसलिए भी होती है क्योंकि लाइन डाउन से आपका वीनस रिटर्न भी बढ़ता है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपका और ज्यादा हो जाता है। उठ के खड़े हो जाते हैं तो फिर आपका ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे बैठता है, विनस रिटर्न कम हो जाता है। तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि प्लूरल एफिजन की साइज कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। डिस्निया भी होगा और इवन चेस्ट पेन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्लूरल एफिजन पल्मोनरी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, तो प्लूराइटिक पेन भी होगा। तो ये प्रॉब्लम्स वहां पर हो सकते हैं। अब साइंस क्या है? अब साइंस से क्या होगा, आप एग्जामिन करेंगे तो देखेंगे कि अगर दूर से देखेंगे तो उसकी चेस्ट जो होगी, वो जिस जगह से प्लूरल फ्यूजन होगी वहां पे चेस्ट एक्सपेंड सही नहीं होगी, दूसरे साइड से सही होगी, जो चेस्ट एक्सपेंशन अफेक्टेड साइड पे डिक्रीज हो जाएगी। परकशन जब आप करेंगे तो उस जगह पर क्योंकि फ्लूइड है नीचे, तो आपको जो वॉइस आएगा वो जब आप उसको परकस करोगे तो उस तरफ से जो वॉइस आएगा वो रेजोनेट नहीं होगा, डल होगा। जैसे ना एक भरे हुए गिलास को और खाली गिलास को आप अगर इस तरीके से परकस करते हो तो आप देखोगे खाली गिलास होता है टंग की आवाज आती है, भरा हुआ गिलास टक,
रेजोनेंस नहीं होता। ये भी इसी तरीके से चेस्ट में आप वो परकस करते जाएंगे, एयर अंदर होगी तो रेजोनेंस होगा, और जहां आपको देखेंगे एयर नहीं है, फ्लूइड है, उस जगह से टक की आवाज आएगी, माने रेजोनेंस कम हो जाएगा, डल स्टोनी रेजोनेंस होगा। और इसके साथ साथ जब आप स्टेथोस्कोप रखोगे, उसके ऑस्कल्टेशन करेंगे जब आप, तो उस पर भी ब्रेथ साउंड्स जो होंगे वो अफेक्टेड साइड पे डिमिनिश्ड हो जाएंगे। और अगर इफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो इफ्यूजन जब बहुत ज्यादा होगी तो वो जाहिर है वो जो ट्रेकिया के ब्रोंकाई जो लंग्स में आ रहे हैं, तो अफेक्टेड साइड अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट में इतनी एक्सपेंशन होगी तो वो ब्रोंकाई को धकेलेगा अपोजिट साइड पे, तो आपका ट्रेकिया जो है वो डिविएटेड हो जाएगा टू द अपोजिट साइड। यानी राइट प्लूरल इफ्यूजन है तो आपका ट्रेकिया मिड लाइन में नहीं होते हुए मोर ड्रिफ्टेड होगा टुवर्ड्स द राइट साइड, क्योंकि पुश हो रहा है उधर से। और उसके अलावा क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन में आप साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अदर डिजीज भी देखोगे, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन ऐसे तो नहीं हो जाती, जाहिर है किसी काज की वजह से होती है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट भी होगी, ट्रीट द काज। लेकिन ये नहीं है कि जब तक ट्रीट काज खत्म ना हो तब तक आप चुप करके बैठेंगे, जाहिर है आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देंगे। तो आप सिम्टम्स और साइंस देखें, मैलिग्नेंसी के भी, क्रॉनिक लिवर डिजीज के भी, सिरोसिस के जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के दूसरे साइंस सिम्टम्स भी देखें, सिर्फ प्लूरल इफ्यूजन नहीं, और भी होंगे, मर्मर्स होंगे और बहुत सारी चीजें, एंकिल होगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हो जाता है, इम्यूनोलॉजिकली आप देखेंगे यहाँ पर, उसमें भी हो जाता है, फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी होता है, तो किडनी के प्रॉब्लम से ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। और आप देखिए इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करोगे तो स्मॉल इफ्यूजन अगर होंगी ना, तो आप देखिए ये जो एंगल्स होती है ना, आप देखो यहाँ आपको नजर आ रही है थोड़ी सी एंगल, क्योंकि यहाँ एयर है, यहाँ पे नहीं नजर आ रही क्योंकि फ्लूइड भर गया है। ये कास्टोडायफ्रामेटिक एंगल कहलाती है, कास्टोफ्रेनिक एंगल। तो ये कास्टोफ्रेनिक एंगल जो है वो स्मॉल इफ्यूजन के अंदर ये ब्लंट हो जाएंगी, और लार्ज इफ्यूजन में तो ये मुकम्मल गायब ही हो जाएंगी। ये देखिए स्मॉल इफ्यूजन है तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लंट है, लेकिन यहाँ तो है ही गायब, और गायब है, और ये पूरा वाटर है व्हाइट, क्योंकि अगर एयर नजर आती तो ये ब्लैकिश होते, क्योंकि आगे फ्लूइड आ गया, एयर पास जहां से आपका रेस पास नहीं हुआ तो व्हाइट नजर आ गया। और इसका जो अपर बॉर्डर होगा, क्योंकि पानी है ना इसमें, तो ये देखो कॉनकेव होगा इसे, तो अपर बॉर्डर विल बी, शेडो विल बी कॉनकेव, यहाँ पे दिस विल बी एक्चुअली कॉनकेव, देख रहे हैं कॉनकेव, तो दिस इज कॉनकेव। और ये पूरा जो व्हाइट शेडो है ना, ये प्लूरल इफ्यूजन, कोई एंगल वेंगल आपको नजर नहीं आ रही, जहां से भी एंगल ब्लंट हो गई है, शार्प एंगल मुख्तलिफ होती है। तो चेस्ट एक्सरे तो पहला पहला लाजमी। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स इवन अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, वो भी आइडेंटिफाई कर जाता है प्लूरल फ्लूइड को। और अल्ट्रासाउंड इसलिए भी कराया जाता है क्योंकि हम ठीक जगह पर नीडल डाल के फ्लूइड को रिकवर करना चाहते हैं। तो थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक वे से हम एस्पिरेशन जब करते हैं, जिसको प्लूरल टैपिंग या थोरेसेंटेसिस कहते हैं, उसके लिए भी हमें एग्जैक्ट उस जगह पर नीडल डालनी होती है जहाँ फ्लूइड हो, और ये फिर पता चलता है हमें अल्ट्रासाउंड से। तो अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस के लिए भी होता है, तो थेरापेटिक यूज के लिए भी, तो प्लूरल फ्लूइड को वहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए। और फिर डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन आप करेंगे, आपको दिखाता हूँ पहले। पेशेंट से कंसेंट लेंगे, इन्फॉर्म कंसेंट बाकायदा, वो जगह जहाँ नीडल पास करेंगे आप थोरेक्स में, उसको क्लीन करेंगे, और उसके साथ उसको ज़ाइलोकेन लगा के उसको लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे। फिर आप परकशन करेंगे, देखेंगे डल कहाँ है, तो पता चल जाएगा कि यहाँ फ्लूइड है। और जिस जगह डल आपको फील हो, ऊपर से आएंगे तो रेजोनेंट रेजोनेंट रेजोनेंट, अचानक डल, तो जहां डल होगा उस डल से थोड़ा नीचे से लेंगे, तो फिर जहां से आपको मुकम्मल फ्लूइड मिले, तो बिलो दैट मींस 1 to 2 इंटरकास्टल स्पेसेस बिलो दैट आप यहाँ पे लेंगे, और एक नीडल अंदर डाल देंगे 21 गैज की, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और उसके बाद 10 to 30 ml प्लूरल फ्लूइड आप लेके उसको लैब में भेज देंगे फॉर क्लिनिकल केमिस्ट्री, देखेंगे प्रोटीन कितना है, ग्लूकोज और पीएच इसकी, बैक्टीरियोलॉजिकली माइक्रोस्कोपी और कल्चर और टीबी के बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के, फिर इसकी साइटोलॉजी कोई और सेल्स तो नहीं है, फिर इम्यूनोलॉजी भी देख सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है या एसएलई है तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज वगैरह हम देख सकते हैं उसके अंदर। अब वो करते कैसे हैं आप, ये आप देखें। अब देखिए ये किस तरीके से करते हैं, ये इस पोस्चर में आप पेशेंट को बिठाएं, पीछे से ये नीडल आप इस इंटरकास्टल स्पेस में, कहाँ अब देखेंगे ऊपर से रेजोनेंस रेजोनेंस, अब यहाँ फ्लूइड है,
उससे 2 इंटरकास्टल स्पेसेस नीचे डालेंगे, क्योंकि ऊपर आप डालेंगे तो कम फ्लूइड आएगा, आप 2 नीचे डालेंगे इत्मीनान से कि यहाँ फ्लूइड होगा मैक्सिमम। और जैसे आप नीचे डालेंगे इंटरकास्टल स्पेस में, हमेशा नीचे की जो रिब होती है इंटरकास्टल स्पेस में, जो लोअर रिब होती है उसके अपर पार्ट के करीब लेते हैं, अपर रिब के लोअर पार्ट के करीब नहीं, लोअर रिब के अपर पार्ट के करीब, क्योंकि अगर यहाँ से लेंगे तो इस जगह पर परकास्टल ग्रूव होती है, यहाँ पर न्यूरोवास्कुलर बंडल्स होते हैं, और यहाँ अगर हम डालेंगे तो हो सकता है कोई नर्व, खासतौर पर नर्व जो सबसे नीचे होती है वो इंजर हो सकती है, इसलिए आप यहाँ लें, ये सेफ है। ये देखिए स्किन सुपरफिशियल फेशा और ये कुछ मसल्स, और इसके बाद इंटरकास्टल स्पेस में अंदर चले गए, ये एंडोथोरेसिक फेशा, और ये हमारा पैराइटल प्लूरा, ये है स्पेस ब्लैक कलर की, इसमें से फ्लूइड आप निकाल लेंगे। इसको हम कहते हैं प्लूरल टैप, या इसको हम कहते हैं थोरेसेंटेसिस, ये इसका प्रोसीजर है। और अगर प्लूरल एनालिसिस आप करते हैं, उसमें आप अगर फॉर एग्जांपल आपको कंफर्म नहीं हो रहा है तो फिर हम करते हैं प्लूरल बायोप्सी। तो प्लूरल बायोप्सी ये थोरेकोस्कोपिक या सीटी गाइडेड प्लूरल बायोप्सी, या तो आप एंडोस्कोपी करें, सीधा आप अंदर कैमरा उसका लेंस डाल के ये सारी चीजें अंदर डाल के फिर आप बायोप्सी ले लें फौरन। इससे आप डायरेक्ट विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, यहाँ से इवन बायोप्सी भी ले सकते हो। ये थोरेकोस्कोपिक बायोप्सी है, या सीटी स्कैन गाइडेड भी आप बायोप्सी ले सकते हैं। फिर आपकी मैनेजमेंट है, इसमें पहला काम तो ये करें कि अगर बहुत ज्यादा है, एसिम्प्टोमेटिक है, इफ द फ्यूजन इज सिम्प्टोमेटिक है तो ड्रेन करें, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको छोड़ दें, वो आस्ते आस्ते सही हो जाएगा। और रिपीटेड है और सिम्प्टोमेटिक है तो आप फ्लूइड आप ड्रेन करें, निकालें फ्लूइड वहां से। ये 1/2 लीटर से 1.5 लीटर तक आप 24 आवर्स में निकाल सकते हैं। बेस रिमूव स्लोली, ये एकदम से नहीं आप पूरा निकालें, पूरा फ्लूइड निकालेंगे तो स्पेस वो भरने के लिए प्लाज्मा से बहुत ज्यादा प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, और फिर पेशेंट जो होगा वो हाइपोटेंशन में चला जाएगा। ये कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी आपको प्लूरल टैप बताया था, ड्रेनेज जैसे ही करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल रिकरेंट डिफ्यूजन हो रही हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ऐसे हालात में फिर हम अंदर डाल देते हैं वो बेबी टैल्क जो होता है ना, टैल्कम पाउडर जो होता है, उस किस्म का टैल्क, वो हम इंसफलेशन करते हैं, या अंदर चेस्ट ट्यूब, अंदर चेस्ट का एक ट्यूब डाल के उसके अंदर वो डाल देते हैं। तो जब डाल देंगे तो फिर क्या होगा, ये फिर आस्ते आस्ते फ्लूइड भी रिकवर करेंगे, और वो भी हम डाल देंगे। वो डाल देंगे तो आपके ये जो सरफेसेस है ना, प्लूरल, विसरल और एज वेल एज पैराइटल, इसकी थिकनिंग हो जाती है, फिर ये स्पेस ही बंद हो जाती है। इसको हम कहते हैं प्लूरोडेसिस, ये प्लूरोडेसिस कहलाता है। यानी आप टैल्क डालेंगे अंदर तो अंदर क्या होगा, अंदर फाइब्रोब्लास्ट वगैरह ये आ जाएंगे, और एकदम से ये आपका फ्लूइड है वो ये पूरी स्पेस ही आपकी बंद हो जाएगी। खास तौर पे देते हैं जब रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स वगैरह होता है, मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन बार बार होती है, तो इसको स्पेस को ही बंद कर देते हैं। अब स्पेस बंद होगी या इस तरीके से, और अगर इससे काम ना हो तो फिर सर्जरी करें, तो सर्जरी भी हो सकती है परसिस्टेंट कलेक्शंस अगर हो रही है। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है ड्राई प्लूरिसी। सिंपल है, यही प्लूरल, वो यही प्लूरा है। इसमें अगर फ्यूजन ना आए और इन्फ्लेमेशन जस्ट हो पैराइटल की और विसरल की, तो एक्सपेंशन के टाइम पर आपस में ये दोनों ही घिसेंगे, इसकी फ्रिक्शन होगी, और ऐसे होगी जैसे सैंड पेपर होता है ना, 2 सैंड पेपर आपस में घिसाएं, या 2 पन्ने आपस में इस तरीके से घिसाएं तो आवाज आएगी आपको। तो ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, वरना थोड़ा सा फ्लूइड होता है और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती, कोई आवाज नहीं आती। तो अगर घिसें और आपको स्टेथोस्कोप से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में दोनों साइड पे आवाज आए आपको, इंस्पायरेशन ग्राइंड एक्सपायरेशन, उसको हम कहते हैं प्लूरल रबिंग होती है, तो अभी फ्लूइड नहीं आया है, तो उसको हम कहते हैं ड्राई प्लूरिसी, या फिर इसको प्लूराइटिस भी कहते हैं। फ्लूइड आ गया तो फिर प्लूरल एफ्यूजन, पहले ड्राई प्लूरिसी होती है, बाद में प्लूरल एफ्यूजन आ जाती है। जैसे प्लूरल एफ्यूजन आ जाएगी तो फिर प्लूरल रब जो है ना, ये खत्म हो जाएगा, वो जो आपको खर की आवाज आती है ना, वो नहीं आएगी, क्योंकि इन फ्लूइड इन रफ सरफेसेस ऑफ द पैराइटल विसरल प्लूरा के बीच में फ्लूइड आ जाएगा, एक्सेसिव फ्लूइड, तो प्लूरल रब खत्म हो जाएगा। इसको ड्राई प्लूरिसी कहते हैं। प्लूरिसी इज अ कंडीशन इन व्हिच प्लूरा बिकम्स इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है, इसको प्लूराइटिस भी कहते हैं। अभी फ्लूइड नहीं आया है, इसके पेशेंट को अब नहीं आया है तो क्या होगा, एकदम से चेस्ट पेन हो जाएगा, तो खासतौर पर जब ब्रीदिंग करोगे तो, और कफ करोगे बहुत चेस्ट पेन होगा, क्योंकि इन्फ्लेम्ड है विसरा आपके, आपका प्लूरा, खासतौर पर पैराइटल जो पैराइटल प्लूरा जो इन्वॉल्व होगा, तो कफ करने के साथ आपका चेस्ट जब उसको चोट लगाएगा और उसको प्रेस करेगा तो आपको पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगी। क्यों? क्योंकि दर्द की वजह से आप सांसें ही कम लेंगे, आप मिनिमाइज कर देते हैं अपने ब्रीदिंग एफर्ट्स को, इसलिए रेट बढ़ जाता है, कफ भी हो सकता है। प्लूरा, अगर प्लूरल एफ्यूजन शुरू हो गई तो प्लूराटिक पेन भी लेसन हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन या बाद में इसके अंदर फिर लंग वगैरह कोलैप्स हो जाएगा और इसके अंदर पस वगैरह बढ़ सकती है।
क्या काजेज हैं इसके? वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा में मैंने आपको बताया था, फ्लू में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नमूनिया वगैरह में, टीबी में, फंगल इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई, लंग कैंसर्स में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी हो जाता है, टीबी में भी कभी भी हो सकता है, लेकिन ये फॉलो करेगा बाद में प्लूरल एफियूजन में मोस्टली। तो अभी फिलहाल ड्राई प्लूरिसी है, लेकिन कुछ दिनों में ये फ्लूइड आ जाएगा इसके अंदर। डायग्नोसिस करें, ब्लड टेस्ट ले लें, ब्लड टेस्ट आप लेंगे तो उसके अंदर आपको डब्ल्यूबीसी वगैरह इंक्रीज मिलेगी, सीबीसी आप लेंगे, सीबीसी में आपको पता चल जाएगा, लेकिन दूसरे ब्लड टेस्ट भी करवाएं, जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो उसके अंदर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आरए फैक्टर वगैरह ये देख सकते हैं। चेस्ट एक्सरे कराएं, तो चेस्ट एक्सरे के अंदर फ्लूइड है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि फ्लूइड नहीं होगा, चेस्ट फुली एक्सपेंडेड होंगे, लेकिन पेन भी होगा चेस्ट के अंदर। सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, तो उसमें चेस्ट का सीटी स्कैन के अंदर आपको इवन ब्लड का क्लॉट या इस किस्म की चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से भी ये हो जाता है, अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है। इकोकार्डियोग्राफी कराएं, ये भी जरूरी है, सॉरी ईसीजी कराएं, नॉट इकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएं। ईसीजी कराएंगे, उससे क्या होगा, उससे आपको ईसीजी से हमें हार्ट के प्रॉब्लम की तरफ इशारा जाएगा, उसकी वजह से भी ये, इसका मकसद है कि जो चेस्ट पेन हम प्लूराइटिक समझ रहे हैं, ये दरअसल हार्ट का पेन है, एंजाइना है। या उसके बाद अगर इसको पूरा, अगर आपको डायग्नोस फुली करना है तो फिर थोड़े सेंटेसिस करें या फिर थोरेकोस्कोपी, ये डिपेंड करता है। अरे सर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट प्लूरिसी की है, ट्रीट द काज, कोई अंडरलाइन काज है उसको ट्रीट करना होगा। फिलहाल पेन वगैरह को कम करने के लिए एनसेड्स वगैरह दे दें, जैसे ब्रूफिन वगैरह या डाइक्लोराम, इसको हम डाइक्लोफेनिक सोडियम कहते हैं। डाइक्लोराम तो एक्चुअली ब्रांड नेम है, जैसे वोरेन, ये सब डाइक्लोफेनिक सोडियम, पीकेएम और ये सब। और कभी कभी स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। ये ड्राई प्लूरिसी है, लेकिन बिलाखिर हमें पता चला कि बिलाखिर ये प्लूरल एफियूजन में कन्वर्ट होगी अगर इसको आप प्रोलॉन्ग करेंगे। तो ड्राई प्लूरिसी प्लूरल एफियूजन में क्या है, प्लूरल एफियूजन ड्राई है, ये खुश्क है, और प्लूरल एफियूजन जो गीली है, बस फर्क ये है। इन्फ्लेमेशन उसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन वहां ट्रांसुडेट एक्सुडेट है, वो वहां प्लूरल एफियूजन में अगर इन्फेक्शन होगी तो आएगा उधर एक्सुडेट, ट्रांसुडेट में फिर इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो प्लूरिसी में दरअसल इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन के बाद जो प्लूरल एफियूजन होगी वो एक्सुडेटिव होगी प्लूरिसी के बाद। और ट्रांसुडेट वाली जो प्लूरल एफियूजन होती है उसमें पहले प्लूरिसी नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन थोड़ी, उसमें हार्ट का कम पंप करना, सीसीएफ जिसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इससे जो होगी, इसमें प्लूरिसी नहीं होती पहले, बाद में प्लूरल एफियूजन नहीं, वो तो स्ट्रेट अवे प्लूरल एफियूजन। और वो प्लूरल एफियूजन जो हार्ट की वजह से, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और इसकी वजह से होती है, जहां पर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, वो बायलेटरल होती है। बायलेटरल इन्फ्लेमेटरी वाली नहीं होती, बायलेटरल इन्फ्लेमेटरी भाई दोनों में क्यों होगी इन्फ्लेमेशन, एक में होगी। तो इसका मकसद है कि जो इन्फ्लेमेटरी होती है वो यूजुअली यूनिलेटरल होती है, और वो पहले प्लूरिसी बाद में प्लूरल एफियूजन होती है। तो ये फर्क होता है दरअसल ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव के अंदर। दिस वाज योर क्लास टुडे। इसकी रिकॉर्डिंग प्रीवियस एक क्लास की रिकॉर्डिंग हो नहीं सकी, एक्चुअली मैं भूल गया उसको रिकॉर्ड करना ही, तो जूम रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, इसको रिकॉर्ड किया है। ये दोबारा मैंने रिपीट इसलिए 5 मिनट पहला वाला जो रिकॉर्डिंग जो है वो